सज्जाद, गुड इवनिंग मेरी तरफ से और वेलकम मेरे इस प्रोग्राम में। अ, मतलब मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप मेरे चैनल पे आ रहे हो। आप कश्मीर में बैठे हो और मैं इधर पुणे में बैठा हूँ, तो काफ़ी डिस्टेंस है हमारे बीच में। तो मैं ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल। मेरे दर्शकों को कुछ बताएँ अपने बारे में, जो भी आप बताना चाहें। कि कैसे आपकी सफ़र शुरू हुआ एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट और क्या-क्या रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं और अभी कैसी सिचुएशन है वैली में और कैसे आप इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हम पहले वाले जो हालात कश्मीर वैली में रहे हैं, उसके बारे में फिर थोड़ा और बात कर लेंगे। तो ओवर टू यू सज्जाद। देखिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ। यहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं सोशल इश्यूज को लेके, पब्लिक इश्यूज को लेके। जहाँ पे भी हमें लगेगा तो हमने बहुत काम किया है यहाँ पे और काम कर रहे हैं भी है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे, हम उस जोन में है अभी, जम्मू कश्मीर के में, साउथ कश्मीर जो अभी इलाका है, उसी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, जो एक अभी भी मिलिटेंसी का हॉटस्पॉट अभी भी है। तो उस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ और वहाँ पे बहुत सारी दुश्वारियाँ भी आती है अभी। अगर हम कभी मेन स्ट्रीम की वहाँ पे बात करें, हम वहाँ पे अपने देश के हित में वहाँ पे बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारी दुश्वारियाँ भी, मतलब बहुत सारे जो चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। ओके, तो लेकिन आपने मुझे एक चीज़ बताई ना पहले के इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के पहले के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स सिचुएशन थोड़ी-सी बेटर है, लेकिन फिर भी रिस्क इन्वॉल्व्ड है। मगर इसके बावजूद भी आप लोग एक रिकॉन्सिलिएशन के रास्ते की तरफ जा रहे हो, बेसिकली जिसमें बिल्कुल, कश्मीरी पंडित्स और आप लोग साथ-साथ मिलके कश्मीर सोसाइटी को वैली में जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, उसको आप इम्प्रूव बिल्कुल, करना चाह रहे हो। तो इसमें ऑब्वियसली देखो कुछ तो डर लगता ही होगा क्योंकि टेररिस्ट कुछ एलिमेंट्स तो अभी भी वहाँ पे हैं। तो बिल्कुल। आपको कितना मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे कितना सपोर्ट मिलता है या कितना और मिलने की उम्मीद है? देखिए, हमने जो ये मिशन उठाया है, अगर हम पहले अपने मिशन की बात करेंगे, अभी जो नौजवान है, अगर हम ही इस जो हमारी जो सोसाइटी है, इस यहाँ पे जो हालात अभी बने हुए हैं, इसको बेहतर करने के लिए वो हमारी ही ज़िम्मेदारी है। क्योंकि समाज बुरे लोगों की बुराई से मतलब करने से बर्बाद नहीं होता है। हुँ, अच्छे लोगों की खामोशी से, जब अच्छे लोग खामोश बैठते हैं, तो फिर जो ये कुछ लिमिटेड जो क्रिमिनल लोग हैं, जो ये ऐसे मतलब अभी हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स जो फिर सोसाइटी में पैदा होते हैं और फिर समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। समाज में कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरी सोसाइटी खराब हो जाती है। हम कुछ वेल कॉन्शियस सिटीजन जो है, हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने सोचा कि हम सच्चाई को सामने लाएंगे। और खासकर जो हमारे कश्मीर पंडित जो भाई है, जिनको 90s में यहाँ पे से निकाला गया, चाहे किस कॉन्स्पिरेसी के तहत, हम तो हमें वो तो पता नहीं है। लेकिन अभी भी हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम एक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस शुरू करें। हम सरकार तक भी ये बात पहुंचाते हैं, और जो हमारे भाई है उन तक भी ये बात पहुँचाते हैं कि हमने सरकार को भी बोला कि आप ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव जो सेटअप है, आप वो उठाए इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। क्योंकि 90s से ये आज तक अभी भी उस चीज़ के इंतज़ार में है। चाहे जो भी कॉन्स्पिरेसी उस वक़्त हो, और बदकिस्मत की बात है जो उस टाइम उन इनके जो किलर्स हैं वो अभी भी मतलब फ्री घूम रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी इस पे कॉन्स्टिट्यूट करे, अंडर द सुपरविजन ऑफ एन सुप्रीम कोर्ट जज। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना, उस वक़्त जो भी हुआ, जिससे हमारी सोसाइटी भी यहाँ पे बदनाम हो गई। हम मुसलमान क्रिमिनल लोग नहीं है, हम नहीं चाह हम इनके हम पंडित भाइयों के दुश्मन नहीं है। हमने आज ये इनिशिएटिव लिया, हमको जो एक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू की है, हम उन तक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको वापस यहाँ पे अपने घरों में बसाया जाए। अब सरकार के पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उस वक़्त जो भी कॉन्स्पिरेसी किसने बनाई, उसके मास्टरमाइंड कौन लोग थे, किन लोगों ने ये काम अंजाम दिया। और हमारे पंडित भाई उस टाइम इनके साथ इतना जो ये एट्रोसिटीज़ जो इनके साथ हो गई, जो एक जेनोसाइड हो गया, सरकार पे भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करे, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। 3 घंटे में पूरी कहानी बयान नहीं की जाती। ये हकीकत है, हमारे भाई है,
पंडित भाई है, अगर हम अभी अपने मतलब मैं अपनी सोसाइटी में अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल हमारी सोसाइटी में मौजूद है, हम उसको बोलते हैं कि आप कैसे मतलब आपने ये कैसे हासिल किया? तो वो किसी न किसी पंडित भाई का नाम लेता है, बोलता है ये मैंने उससे सीखा है। इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोसाइटी में, तो इसीलिए हम समझते हैं कि जो दूरियाँ हमें पैदा हो गई, उन दूरियों वो दूरियाँ हम खत्म करें। हमने ये इनिशिएटिव लिया कि जो हमारा आज के बाद कोई भी जो हमारा एक सिविल सोसाइटी का जो हमने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है कश्मीरी नेशंस, हमने एक हलफ लिया है कि कोई भी जो फेस्टिवल होगा आज के बाद हम तब तक माइग्रेंट कैंपों में जो हमारे पंडित हैं उनके साथ गुजारे, चाहे हमारी ईद हो, उनकी दिवाली हो, उनका कोई भी दिन हो, हम मिलजुल के ये दिन गुजारें। वो एक हमारी जो एक सोसाइटी है, इस कम्युनिटी के इम्पोर्टेंट मतलब हमारी इस कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और जब तक उनको जोड़ा जाए, जब तक सरकार कोई ऐसा कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए उनको रिहैबिलिटेट करने की विद डिग्निटी एंड ऑनर, जब तक सरकार ये बनाए तब तक हमारी जो रिकंसिलिएशन प्रोसेस ये जारी रहेगी। ओके। अच्छा सज्जाद, मेरे को ये इंडिया में एज सच पूरे इंडिया में एक क्वेश्चन हमेशा सामने आता है और वो आता है स्टोन पेल्टिंग के बारे में। ओके। तो सज्जाद, मेरे को ये बताओ, जितने ये यंगर लोग थे, जो लड़के थे जो स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे, मीन्स उनको किसने मोटिवेट किया और उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या इंटेंशन था जिसकी वजह से वो स्टोन पेल्टिंग की तरफ गए, और ये पूरा जो सिस्टम बना ये कैसे बना? पहले इसके लिए जो स्टोन पेल्टिंग की हम बात करेंगे, जो यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ पे। जो मिलिटेंसी अभी भी यहाँ पे उनका जो रेशो है चाहे कम हो रहा है, मिलिटेंट्स कम हो रहे हैं लेकिन मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है यहाँ पे। वो एक सरहद पर एक नैरेटिव चलाया जाता था यहाँ पे नौजवानों को उनका माइंड करने की, या यहाँ पे ऐसे हालात खराब करते थे, नौजवानों को तालीम से दूर रखा जाता था। यहाँ पे अगर हम अभी देखेंगे कुछ महीने हालात ठीक रहे, आप देखो टूरिज्म कितना अच्छा चला, यहाँ पे टूरिज्म का सीजन कैसा रहा। लेकिन वो एक सरहद पर एक ऐसा नैरेटिव चलाते हैं कि यहाँ पे कभी हालात ठीक नहीं रहने चाहिए, और उस वजह से हमारे बहुत सारे नौजवानों का मुस्तकबिल खराब हो गया। हालांकि हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे, जब उनको ऐसे प्रवोक किया गया, वो एक एजेंडा किसी जो एक कॉन्स्पिरेटर्स अभी सरहद पर बैठे हैं, तो वही जो इस पे भी अभी सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बैन किया गया, या जो खुलम खुला यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट थे, जो इनको प्रोवाइड करते थे, उनको अभी सब जेलों में बंद है। तो सरकार ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ मजीद करने की जरूरत है। यहाँ पे जो अभी नौजवान बेकार है उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। रोजगार की योजनाएं या तालीमी मामले में जितनी भी दुश्वारियां हमारे यहाँ पे नौजवानों को है, सरकार को वो उसमें कुछ रियायत चाहिए, ताकि जब यहाँ पे दिन ब दिन हालात बेहतर बने। अच्छा सज्जाद, मेरे को ये बताओ, फिर उसके बाद ये ऐसा क्या चेंज हुआ, जो फाइनेंशियल सिस्टम था, जो स्टोन पेल्टर्स जो थे उनको पैसा मिलता था और रेगुलर बेसिस पे, या कैसे चक्कर क्या था, वो सिस्टम क्या था? देखिए वो मतलब जो अगर हम देखेंगे उससे मतलब जो सरहद पार एक नैरेटिव चलाया गया था, हम्म। उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पैसे मिलते थे, उनको डिफरेंट एंगल्स से डिफरेंट लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे, तो जब उनको वो चीजें मिलती थी तो वो आराम से वो चीजें अंजाम देते थे। ये मेंटल बुनियाद इस पे को प्रवोक किया जाता था कि जैसे अभी इस्लाम वो कहता है, इस्लाम ये कहता है, लेकिन मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा इस्लाम ये कहता है कि हम अभी इस चीज पे बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस हुए हैं 90s में, अगर कहीं पे इलीगली उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किसी ने किया है, हम कोशिश करते हैं कि हम वॉलंटियर फंड करें और उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें, ताकि जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हम रिट्रीव करें। हम भी मुसलमान हैं, हमारा दीन ये कहता है कि किसी पे जाना हक, हम किसी का हक नहीं खा सकते हैं। तो अच्छा सज्जाद, फिर एक बात बताओ, ये रियलाइजेशन कब आया कि ये स्टोन पेल्टिंग से या इस तरह की हरकतों से कोई खास फायदा नहीं है, फाइनेंसेस कम हो गए, या फिर रियलाइजेशन बच्चों में आया, लोगों में आया कि इससे कुछ खास खास अचीव होने वाला नहीं है? देखिए जब सरकार ने भी जो उनके पीछे जो लोग बैठे थे उन पे भी एक शिकंजा गवर्नमेंट ने उनको उन पे की, तो उस लिहाज से फिर कमी आई, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे नौजवानों को समझ आ गया कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हर कोई फैसिलिटी हमें है। हर किसी अगर हम अभी यहाँ पे देखेंगे
कंपेयर करेंगे जो हमारा जो आधा हिस्सा वहाँ पाकिस्तान के कब्ज़े में है, अगर वहाँ और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हम बहुत हैं उनसे। हर किसी लिहाज़ से, तालीम के लिहाज़ से, तरक्की के लिहाज़ से हमें किसी चीज़ की रुकावट नहीं है। हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे हमें मिलती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता नौजवानों में भी शऊर आ गया, वो भी बेदार हो गए, तो उस लिहाज़ से हालात दिन-ब-दिन बेहतर होते जा रहे हैं। और उसमें ख़ासकर जैसे मैं एक छोटा-सा एक कारकुन हूँ, हम जैसे लोगों का भी एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में कि हमने सोसाइटी में एक बेदारी मुहिम चलाई। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक टीचर रहा हूँ। मैंने करीबन 10,000 बच्चों को पढ़ाया। तो हम भी उनको ये तालीम देते थे कि इससे कुछ हासिल नहीं है। आप कंसंट्रेट करो अपने फ्यूचर पे, अपने तालीम पे और उसी में आपको भला है। तो आहिस्ता-आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार का भी एक योगदान है कि सरकार को भी चाहिए कि ये नौजवानों को यहाँ पे एक बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। रोज़गार की योजनाएँ उन पे सरकार कोई ऐसा फैसला नौजवान एंगेज हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए सज्जाद जी, जैसे वहाँ पे इस बार जो टूरिस्ट सीज़न है वो अच्छा चल रहा है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो इस बात का रहता है कि कश्मीर वैली में बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है, ऐसा लोग परसीव करते हैं। टूरिस्ट तो उसी करते जगह हैं, जाएगा जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी। तो कश्मीर सोसाइटी बिल्कुल। में ये बात रियलाइज़ होती है कि अगर हम यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा बिज़नेस अच्छा खासा बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, बच्चे पढ़ेंगे। तो सोसाइटी में ये रियलाइज़ेशन, स्पेशली मैं कहता हूँ आपके लेवल पे, क्योंकि आप तो टीचर भी रहे हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इस लेवल पे और पेरेंट्स के लेवल पे ये बात का रियलाइज़ेशन है कि टेररिस्ट को जितनी जल्दी हम न्यूट्रलाइज़ करेंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट लेके आएँगे, उतनी जल्दी ही कश्मीर जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। देखिए, ये बात सही है कि जितनी जल्द टेररिज़्म खत्म हो जाए यहाँ पे देखो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। लेकिन टेररिज़्म अभी जो मतलब टेररिस्ट तो खत्म हो जो एक हमारा जो फ़ौज है, एक बहुत बड़ा पावरफुल फ़ौज है। अभी भी दिन में 1-2 एनकाउंटर तो होते रहते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो इनका जो मिशन है, उस मिशन पे भी हमें जैसे अभी भी कुछ लोकल अब अगरचे अभी भी मतलब कम रिक्रूट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इनके सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ-साथ टेररिस्ट्स को खत्म करने के साथ-साथ हमें टेररिज़्म को भी खत्म करना चाहिए। उस पे सरकार को संजीदा होना चाहिए कि इस पे ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी फैक्टर्स इसको है मतलब इसके पीछे हैं जिनको मतलब टेररिज्म के पीछे जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे इनके फाइनेंसर्स उनको बंद किया गया जो इनको प्रवोक करते थे तो कुछ बहुत सारे स्टेबल गवर्नमेंट ने लिए अभी कुछ और लेने बाकी है। अच्छा, सोसाइटी में ये बताओ मेरे को कि आजकल पाकिस्तान की जो हालत है ना इतनी खराब है, तो जो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो पहले के कंपैरिजन में कम हुआ, बिकॉज वहाँ की सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, फाइनेंसेस का आप देखो तो दे आर इन वेरी वेरी बैड शेप। उनको समझ ही नहीं आ रहा है और इनफैक्ट काफी कुछ वो खुद डाउटफुल है कि उनका नेशन सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। तो जो कश्मीर सोसाइटी है उनको एक बार को ऐसा नहीं लगता कि जिसके ऊपर वो किसी जमाने में डिपेंड करते थे सर्वाइवल के लिए या सपोर्ट के लिए, वो तो खुद ही हालत उसकी इतनी पतली है, सोसाइटी में ये रियलाइजेशन नहीं आता। नहीं, अब सोसाइटी तो बेदार हो चुकी है यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, उनको पता है वो खुद किस हालात से गुज़र रहे हैं, तो उसके बारे में सोचना भी फ़िज़ूल है। अभी हर कोई अपने बिज़नेस, अपने कारोबार, अपनी जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या अपने तालीम पे हर कोई कंसंट्रेट कर रहा है इन चीज़ों पे। ओके। आहिस्ता-आहिस्ता अब लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ़ अपने ओके। मुस्तकबिल के बारे में क्योंकि लोगों को पता है कि उनकी वजह से हमारा मुस्तकबिल, हमारी कितनी नस्लें खराब हो गई, कितना खून खराबा यहाँ पे हुआ। अब लोग उनको वो चीज़ें मतलब अहमियत इतनी उतनी अहमियत नहीं देते हैं लोग अब उन चीज़ों को। अभी भी अब कुछ एलिमेंट्स हैं वो नहीं रहेंगे। अभी हमारी सरकार अच्छी तरीके से काम करती है। हमारा फ़ौज बहुत पावरफुल फ़ौज है। तो अभी हर किसी हालात से निपटने के लिए ये पूरी जो अपनी कोशिश में लगे हैं, तो हमें भी उम्मीद है कि यहाँ पे जल्द से जल्द हालात बेहतर हो जाए ताकि हम भी एक अमन और सुकून की ज़िंदगी गुज़ारें। अच्छा, मेरे को सज्जाद एक बार बताइए दर्शकों के लिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे अब्दुल्ला फैमिली है, मुफ्ती फैमिली है,
अभी जनरल एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में इन लोगों के लिए क्या पॉजिटिव फीडबैक है कि नॉर्मल है कि हाँ ठीक है, वो भी एक पॉलिटिशियंस हैं? क्या है? उनके बगैर काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है? नहीं, ऑब्वियसली चल सकता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे लास्ट टाइम जो इलेक्शंस हुए यहाँ पे लोकसभा के, तो उस टाइम यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज बिल्कुल कम रही। उस मैंने एक न्यूज़ चैनल के साथ उस टाइम इंटरव्यू में कहा कि 2017 जब बाय इलेक्शन हुए उस टाइम 7% पोलिंग हुई और फारूक अब्दुल्ला साहब श्रीनगर से एक विनिंग कैंडिडेट मतलब मुंतखब हुए। अब देखो 7% में से अगर 5% उसको आए तो 95% लोगों को उन पे एतबार नहीं है। लोग कुछ चेंज तब्दीली चाहते हैं, लोग कुछ नया चाहते हैं क्योंकि अभी भी जो अभी तक यहाँ पे हालात रहे, उनमें से इनका भी एक हाथ है। मतलब अगर चाहे आप अब्दुल्ला फैमिली की बात करें, मुफ्ती फैमिली की बात करें, जिन्होंने आज तक यहाँ पे रूल किया है, इन हालातों को खराब करने में उनका भी एक उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर ऐसा ना होता जो क्रिकेट स्कैम जो है कुछ करोड़ों का मल्टी करोड़ जो क्रिकेट स्कैम है, फारूक अब्दुल्ला साहब उसके स्पोर्ट्स क्या कहते हैं इसको उसके चेयरमैन थे। तो कुछ करोड़ों का घोटाला हुआ। अगरचे वो पैसे हमारे नौजवानों के खेल कूद के लिए मखसूस थे और उन्होंने उसका घोटाला किया और खुद हड़प किए और हमारे नौजवानों को दूसरा रास्ता दिखाया। तो सरकार भी अब सरकार ने भी जो मतलब अभी इनके पीछे जो एजेंसियां लगाई है, हम चाहते हैं कि उनमें से चीजें आए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उसमें जो वो क्रिकेट स्कैंडल है या उसके साथ साथ जो बाकी स्कैम्स है इनके उस पे पूरी तहकीकात हो जाए और जल्द से जल्द वो चीजें पता लगाए कि वो इतने पैसे गए तो कहाँ गए। जब ऐसा होता है तो इसीलिए वो बाकी चीजें जन्म लेती है। ओके, तो सोसाइटी में ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ऑफ कोर्स मेरा ख़्याल ये है, क्योंकि एक बार मैं एक ट्विटर स्पेस में गया तो किसी ने बताया कि गिलानी साहब के जो बच्चे थे, अच्छी खासी फैमिली थी, कोई गवर्नमेंट जॉब में था, कोई बाहर था, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़े वो, और उनका कोई भी बच्चा स्टोन पेल्टिंग की तरफ नहीं गया। तो नहीं है। सोसाइटी में भी धीरे धीरे करके आई एम श्योर ये रियलाइजेशन तो आ रहा होगा कि ये खुद तो प्रॉस्पेरस हैं, इनके बच्चे भी प्रॉस्पेरस हैं, और वो बाकी लोगों को उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की तरफ या इस तरह की एक्टिविटी के ऊपर लगाया हुआ है। और ये देखो जनाब कि एक 2016 में जब यहाँ पे वो एजिटेशन हो गई आफ्टर किलिंग ऑफ बुरहान वानी, महबूब मुफ्ती ने कैसे गिलानी साहब के क्लोज एडी को यहाँ पे एक गैजेटेड लेवल पे अपॉइंट किया। उनकी सरकार में ये हुआ। यानी यहाँ पे बाकी जवानों को कैसे उनको एंगेज किया स्टोन पेल्टिंग और बाकी हालात से। और यहाँ से गिलानी साहब का एक रिलेटिव है उसको यहाँ से एसकेआईसीसी में एक अच्छे गैजेटेड पोस्ट पे अकोमोडेट किया। तो ऐसा है कि इनकी एक नेक्सस थी। वो सरकार को चाहिए कि हर किसी चीज का अभी भी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे ताकि सच्चाई सामने आए। तो इससे सरकार पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हर किसी मामले की एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो जाए ताकि अभी भी अगर हम देखेंगे हमें मोदी सरकार पे पूरा विश्वास है। मोदी जी ने जितने भी इकदाम उठाए हमारी बेहतरी के लिए उठाए और करप्शन को यहाँ पे खत्म किया गया, नेपोटिज्म को खत्म किया यहाँ पे और मेरिट्स पे अभी हर कुछ फैसला होता है। पहली बार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है हमारे जो यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर किसी रोज इन खबरें हमें मिलती हैं कि फलानी जगह पे एक एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ऑफिसर को ऐसे रंगे हाथों पकड़ा। तो ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव एक मैसेज जाते हैं सोसाइटी में, लोग भी अभी खुश हैं कि सरकार कुछ कर रही है हमारे लिए। सरकार ने इतने स्टेप्स उठाए। अगर हम देखेंगे बैक टू विलेज पहली बार आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 2019 के बाद पहली बार सरकार ने ऐसे प्रोग्राम चलाए बैक टू विलेज। अब हर कोई अफसर गांव में जाता है लोगों के मसाइल सुनने के लिए। तब तक अगर हम एक आम इंसान किसी सरकारी दफ्तर में जाता तो उसको वहां पे महीनों तक अफसर का दर्शन नहीं होता था। और पहली बार सरकार तमाम ऑफिसर्स को कहते हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम में आप जाओ या एक हर किसी हफ्ते में एक और प्रोग्राम चलाया जाता है ब्लॉक दिवस। हर किसी ब्लॉक लेवल पे सरकारी ऑफिसर जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं। तो पहली बार हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, हमें खुशी है, हमारे सोसाइटी में लोग खुश हैं कि अभी सरकार कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ और करने की जरूरत है। अब सरकार को इसी तक महदूद नहीं रहना है, कुछ और भी करने की जरूरत है। खासकर मैंने पिछली बार हम अब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा कि बहुत सारी जो ऐसी योजनाएं हैं आपने
शुरू किए, जैसे मिशन यूथ एक प्रोग्राम है या इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप हर किसी पंचायत लेवल पे उस पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करो, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको बताओ सरकार की कितनी योजनाएँ हैं, जिनसे आप अ, अगर वो एंगेज हो जाए हर किसी पंचायत लेवल में, अगर 10-10 या 5-5 लड़के एंगेज हो जाएँ उन प्रोग्रामों में, उन योजनाओं में, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी कम हो जाएगा और यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो भी बूस्ट हो जाएगा। और हाँ, वो उसके बहुत साथ-साथ बड़ा अगर हम स्टेप है। टूरिज़्म और उसके साथ-साथ अगर हम टूरिज़्म की बात करेंगे, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं वहाँ पे, अगर उनको एक्सप्लोर किया जाए, तो फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे आए तो बहुत एक रेवेन्यू यहाँ पे हमारे स्टेट को जनरेट हो जाए और बेरोज़गारी भी किसी हद तक कम हो जाए। लेकिन हालात जब ठीक नहीं थे, तो सरकार ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी भी सरकार, हमें उम्मीद है कि सरकार उन चीज़ों पे काम करे, ध्यान दे, ताकि यहाँ पे नौजवान जब एंगेज हो जाए, तो फिर उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो किसी के कहने पे कोई काम अंजाम दे। ओके, थैंक यू सज्जाद, इट्स रियली अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू। मुझे मालूम है आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट नेवरदिलेस वी बिल्कुल, इंटरेक्टेड। आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई और पता चला कश्मीर वैली के बारे में। थैंक यू। और हम लोग आपस में संपर्क में रहेंगे, कभी ऐसी कोई बात होगी तो फिर दोबारा आपसे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक सज्जाद का इंटरव्यू सुना, ग्राउंड लेवल पे साउथ कश्मीर में इंटीरियर में वो बैठा है और ऑफ कोर्स सिचुएशन पहले से बेटर है, नो डाउट अबाउट दैट, एंड दैट ही हैज बीन वेरी एक्सप्लिसिट इन मेकिंग द स्टेटमेंट। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत कुछ करने की जरूरत है। आई होप यू लाइक दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।